नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने पिछले सेशन से पढ़ रहे हैं हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 2 राजस्थान की रजत बूंदें। और इसमें हमने बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारियां हमने जानी राजस्थान के बारे में और वहाँ के जल संचयन के बारे में कि किस तरह से वहाँ पर पानी को संचित किया जाता है, किस तरह से वहाँ पर पीने योग्य पानी जो है वो एकत्रित किया जाता है, किस तरह से वहाँ पर कुइयों का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर हमने 3 तरह के पानी के बारे में जाना था, और जो 3 तरह का पानी था जिसमें रेजानी पानी और पाताली पानी और ये सारे पानी हमने इसमें जाने थे। और जो तीनों जो पानी हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग खासियत है। और आगे भी हम आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारी बातें जाननी है हमने राजस्थान के बारे में, वहाँ के जल संचयन के बारे में और कुएं के निर्माण के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा जानकारियाँ बढ़ाने वाला पाठ है। अगर आप ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये पाठ आपकी बहुत सारी नॉलेज को बढ़ाता है राजस्थान के बारे में, वहाँ के जल संचयन के बारे में, वहाँ की मिट्टी के बारे में, वहाँ के वातावरण के बारे में। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कि खारे पानी के सागर में कैसे अमृत जैसा पानी निकाला जाता है, क्या उसकी व्यवस्था है। तो उसकी व्यवस्था है ये कुइयां, जो छोटी छोटी कुइयां बनाई जाती हैं, वो इसकी एक मेन व्यवस्था है। और यहाँ पर हमने पानी के 3 रूपों के बारे में पढ़ा था, जो कि पहला रूप था पालर पानी, और दूसरा रूप था आपका पाताली पानी, और तीसरा रूप था आपका रेजानी पानी। तो पालर पानी जो था, जो सीधे बरसात से मिलता है, यानी कि बरसात से मिलकर बरसात जब होती है तो पानी धरातल पर गिरता है और वो नदियों और नालों और तालाबों के माध्यम से वो जमीन पर धरातल पर बहता है, धरातल पर पाया जाता है। और इनको नदी में, तालाब में और आदि, यहाँ पर एक आपको बताया था कि आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो आदि शब्द है, इसमें भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ, यानी कि और भी शायद उनके पास तरीके होंगे और भी इनके पास बहुत सारी चीजें होंगी जिसका विवरण आपको आगे कहीं मिलेगा, आपके पाठ में मिलेगा, आपकी क्लासेस में मिलेगा आगे, या आप अगर आप जिज्ञासु हैं, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, आपको और भी चीजें जाननी है राजस्थान के बारे में, तो आप इंटरनेट से देख सकते हैं, न्यूज में पढ़ सकते हैं, किसी बुक में पढ़ सकते हैं। तो ये आदि शब्द, यानी कि राजस्थान में और भी तरीके हैं जल संचयन के, तो वही आदि शब्द यहाँ पर लगाया गया है। तो यही पालर पानी कहलाता है, यानी कि जो बरसात से सीधे धरातल पर बहता है और उसको एकत्रित कर लिया जाता है। और उसके बाद पाताली पानी, जिसके बारे में इस चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि जो पानी जमीन द्वारा सोख लिया जाता है, अक्सर वहां पर जहां पर मिट्टी जो खड़िया पत्थर की जो स्लेट है वो नहीं होती, तो पानी सीधे रिसकर पाताली पानी से मिल जाता है, यानी कि धरातल पर जमीन के भू गर्भ में जो बहुत नीचे जो पानी है उससे मिल जाता है। और अक्सर हमने यहाँ पर बताया था कि अक्सर ये पानी जो होता है बहुत, पालर पानी और पाताली पानी के बीच पानी का एक तीसरा रूप हमने बताया था रेजानी पानी, और रेजानी पानी ही यहाँ पर पीने योग्य पानी है। और यही यहाँ पर वर्षा की मात्रा नापने का इंच और सेंटीमीटर का प्रयोग ना करके यहाँ पर रेजा शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें यहाँ पर रेजा का जो माप है वो धरातल पर हुई वर्षा को नहीं मापता, यानी कि जमीन पर कितनी वर्षा हुई है इसको नहीं मापता है, कि जैसे हम वर्षा को मापते हैं कि इस बार कितनी ज्यादा वर्षा हुई है। तो ये रेजा जो है, या वो धरातल पर हुई वर्षा को न मापकर जो जमीन ने अपने अंदर पानी अवशोषित किया है, जमीन ने अपने अंदर पानी सोखा है, उसको नापता है। तो यहाँ पर बताया था
कि मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 उंगल भीतर अगर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगल रेजो कहेंगे। और रेजानी पानी खड़िया मिट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ये भी हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि यही जो खड़िया पत्थर की जो प्लेटें लगी हुई हैं, पट्टियां नीचे लगी हुई है, इसी के कारण जो रेजानी पानी है वो पाताली पानी से नहीं मिल पाता, यानी कि खराब नहीं हो पाता, पीने योग्य बना रहता है। और अगर जो ये स्लेट है, जो ये खड़िया पत्थर की जो पट्टी है, अगर वो हट जाए किसी एक जगह पर, अगर वो ना हो तो ये पानी धीरे धीरे रिसकर पाताली पानी में मिल जाता है। और यहाँ पर अगर किसी जगह पर जो भूजल का पानी है वो खारा है तो रेजानी पानी भी फिर खारा हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके बारे में बताया था कि किस तरह से कुएं का निर्माण होता है और किस तरह से उसको भसकने से बचाया जाता है। और एक चीज हमने बताई थी कि अगर कुएं के निर्माण में मिट्टी का वहां पर अगर कई बार ऐसा होता है कि उसको खोदने से ज्यादा उसकी चिनाई में दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया उसका जो वो मोहरा होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, यानी कि एक व्यक्ति के जाने की वहां पर केवल जगह होती है, उसका जो व्यास होता है वो बहुत छोटा होता है। तो अगर कई बार क्या होता है कि जब ईंटें वहां पर अटक नहीं पाती है, मिट्टी धंसती रहती है, भसकती रहती है, तो ऐसा ना हो जहां पर दिक्कत होती है तो वहां पर कुएं को रस्सी से बांधा जाता है, यानी कि कुएं की जो चिनाई है वो रस्सी से की जाती है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। कुएं खोदने पर सजगता का पहरा, ये यहाँ पर सजगता है कि यहाँ पर कुएं खोदी गई है ताकि जो लोग हैं वो इसमें उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई इसमें गिर ना पड़े, तो इसके लिए खीप नाम की वो जो घास वहां पर होती है उसे जमा कर लिया जाता है। केंजारो जब खुदाई करते हैं तो बाकी जो लोग होते हैं वो खीप घास से कोई 3 उंगल मोटा रस्सा बांटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। पहले दिन खोदते खोदते इतना काम हो जाता है कि कुएं लगभग 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल के साथ दीवार सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसे ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह ऊपर आते आते जाते हैं। और खीप घास से बना हुआ खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियों का एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक ऊपर की तरफ बैठ जाती है और रस्से का जो आखिरी छोर होता है वो हमेशा ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ और हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। जो कुंडली पहले दिन जमाई गई थी उसको नीचे की तरफ सरका दिया जाता है, नीचे की तरफ खिसका दिया जाता है। जो खुदाई आज हुई है, जो खुदाई अगले दिन हुई है, उसमें नीचे की तरफ उस घेरे को खिसका दिया जाता है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रास्ता बांधा जाता है और जो दीवार छूट चुकी है, जैसे रास्ता इस तरह से कुएं खोदी गई और उस कुएं पर सबसे पहले यहाँ पर घेरा बनाना शुरू किया, क्योंकि पहले दिन केवल इतना खोदा गया था। अगले दिन जब और नीचे को खुदाई की जाती है तो इस रास्ते को खिसका दिया जाता है इधर की तरफ और उसके बाद फिर यहाँ से फिर नई रस्सी लगाई जाती है ऊपर की तरफ और हमेशा छोर जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो इस तरह से ये जो पूरा कुएं का जो एक यहाँ पर दृश्य है वो बनाया जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी की जाती है। रस्से की कुंडली, जो रस्से की कुंडली है, जो रस्से का सर्कल एक बना हुआ है इस तरह से, उसको टिकाए रखने के लिए, क्योंकि एक के ऊपर एक रस्सा टिकाना है, तो बीच बीच में कहीं पर चिनाई भी कर दी जाती है, यानी कि इस तरह से इनको मजबूत बना दिया जाता है और उसके ऊपर
फिर से रस्से का घेरा डाला जाता है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुंडली में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। लगभग 5 हाथ के व्यास यानी कि 5 हाथ का लगभग गोला है और कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ जो एक कुंडली है का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। यानी कि उसको इतने अच्छे से उस पर लपेटा जाता है और रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है और नए लोगों को तो यह समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न खीप मिलती है, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण, कैर, बावल, कुंबट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक भी काम चला लिया जाता है। कहीं पर ऐसा होता है कि जहां पर रस्सा कई बार क्या होता है कि जब कुएं की खुदाई हो रही होती है तो वहां पर जो नए लोग होंगे उन्हें ये चीजें समझ में भी नहीं आएगी कि यहाँ पर कुएं की खुदाई हो रही है। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर रस्सा बन रहा है, क्योंकि रस्सा काफी ज्यादा इस काम में लग जाता है, काफी ज्यादा इसमें जरूरत रस्से की पड़ती है। और कहीं कहीं पर अगर पत्थर ज्यादा ना कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है और न खीप मिलती है, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां पर भी कुइयां बनती हैं। और ऐसी जगहों पर यहाँ पर बताया गया है कि लकड़ी के लंबे लट्ठों से चिनाई की जाती है। और कुछ रेगिस्तान के कुछ प्रमुख पेड़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अरणी, बण, बावल, कुंबट आदि के पेड़ के जो डगाल होते हैं उनसे बनाया जाता है ये लठ। और इसी काम में सबसे जो उम्दा लकड़ी है वो आपकी है अरणी। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम चला लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। जो लट्ठे हैं वो नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। अगर किसी कुएं में चिनाई नहीं हो पा रही है, रस्सी नहीं मिल पा रही है, तो जो लट्ठे होते हैं उन्हें ऐसे खड़ा किया जाता है नीचे से ऊपर की तरफ और फिर खीप की रस्सी से इन्हें बांधा जाता है। बहुत टाइट से इन्हें बांधा जाता है और कहीं कहीं पर चग की रस्सी भी काम आती है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है और ये बंधाई भी जो है वो इस तरह से होती है, यानी कि रस्सों को भी जो लट्ठे होते हैं उन्हें भी इस तरह से बांधा जाता है। इसीलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। और इसी सांपड़ी यानी कि क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है इसीलिए इसे सांपड़ी भी कहा जाता है। तो ये जो दृश्य है ये हमने पिछले सेशन में अपना पढ़ा था कि जो नए लोगों की समझ में यह नहीं आएगा कि यहाँ पर कुएं खुद रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर खीप जो यहाँ पर रखी हुई है आप सामने देख सकते हैं और उससे रस्सी बनाई जा रही है। और किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुएं का जो मोहरा है यहाँ पर रस्सी लपेटी जा रही है और जैसे जैसे कुएं नीचे को खुदती चली जाएगी इस रस्से को नीचे खिसका दिया जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा कारीगरी वाला काम है। नीचे की खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। जो चेलवांजे होते हैं जो कुएं की खुदाई करते हैं उन्हें मिट्टी की काफी ज्यादा परख
समझ होती है कि क्या किस तरह की मिट्टी यहाँ पर है, क्या ये मिट्टी धंसने वाली है, क्या ये मिट्टी टाइट है, या इसमें चुनाई करनी चाहिए, या इसमें रस्सों से इसको बांधना चाहिए। तो खड़िया पत्थर की मिट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है, और जैसे ही नीचे हमें पता चल जाता है कि खड़िया पत्थर की जो पट्टी है अब वो निकल चुकी है, खुदाई इतनी गहरी की जाती है कि नीचे अब क्योंकि वो चेलवांजे हैं और उनका काम ही यही है कि खुदाई करना, काफी अनुभवी होते हैं, काफी बहुत ही ज्यादा अच्छे वो कामगार होते हैं, तो उनको सारा कुछ पता रहता है इसके बारे में। और जैसे ही उन्हें दिखता है कि अब नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी आ चुकी है, यानी कि अब खुदाई करना संभव नहीं है, तो सारा का सारा काम यहीं पर लग जाता है और इसी क्षण नीचे धार लग जाती है और चेंजारो ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। अब जो कुई की खुदाई है उसका काम जब कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो ये उत्सव का अवसर बन जाता है। यूं तो पहले दिन से ही काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा है। यूं तो पहले दिन से ही जब कुई खोदने की शुरुआत होती है तो पहले दिन से ही जो कामगार होते हैं उनका ध्यान रखने की, क्योंकि जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका विशेष ध्यान रखना यहाँ के लोगों की परंपरा है। वो उन लोगों का विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जब कुएं की खुदाई होती है, कुएं जब बहुत नीचे तक जब जाती है तो वहां पर अक्सर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हवा का दबाव, हवा वहां पर बहुत कम जाती है और बहुत गर्मी वहां पर बढ़ने लगती है। तो इसके लिए ये जो काम जब पूरा होता है तो विशेष भोज का आयोजन यहाँ पर होता था। चेलवांजों की विदाई के समय तरह तरह की उन्हें भेंटें दी जाती थी। चेंजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन टूट जाता था, उसी दिन नहीं टूट जाता था, यानी कि गांव वालों का ये जो संबंध है वो उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल मंगल विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज एक अलग ढेर भी लगता था। तो ये तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कुएं खोदने वाले हैं उनके लिए किस तरह के यहाँ पर प्रबंध किए जाते थे कि जो विवाह जैसे अवसर होते हैं या फिर घर में कोई नेक काम होता है तो उनको केवल उनका उनका यहाँ पर इस बात के लिए उनके स्वागत नहीं होता था, इस बात के लिए उनको भेंट नहीं दी जाती थी कि उन्होंने कुएं बनाई है। वर्ष भर उनका सम्मान होता था। घर में कोई भी आयोजन हो, घर में चाहे नई फसल आए या कुछ भी हो, उनको हमेशा उसके लिए बुलाया जाता था, उनको नेक दिया जाता था, सम्मान उनको दिया जाता था। और आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। तो ये कुएं निर्माण में लट्ठे का प्रयोग, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से कुएं निर्माण में लट्ठों का प्रयोग किया गया है। ये एक लट्ठा है और इस पर रस्से लपेटे गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस पर रस्से जो है लपेटे गए हैं, और यहाँ पर भी आप बहुत सारे अलग अलग लट्ठे देख सकते हैं। तो ये बहुत अलग अलग तरह के जो पेड़ होते हैं वहां पर रेगिस्तान में उनके उनके ये लट्ठे हैं और उन पर इस तरह से रस्सियां लपेट दी जाती हैं और इस तरह से इनको कुएं में फिट किया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से इन्हें कुएं में फिट किया जाता है। अब मजदूरी देकर काम कराने का रिवाज आ गया है। ये जो पहले के समय की बातें थी कि पहले के लोग कुएं खोदने वालों को इतना ज्यादा मानते थे, इतना ज्यादा सम्मान देते थे, लेकिन अब क्योंकि समय बदल गया है, रीति रिवाज थोड़ा सा परिवर्तित हो गए हैं, लोग थोड़ा सा मॉडर्न हो गए हैं, तो अब सिर्फ मजदूरी देकर काम करवाने का रिवाज आ गया है, यानी कि अब केवल मजदूरी देकर लोगों से काम कराया जाता है। कई जगहों पर चेंजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। पहले ये होता था कि इनकी एक विशेष लोग होते थे, चेंजारो या चेलवांजे, जो केवल इस काम को करते थे, लेकिन अब कुछ सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में
पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों अब जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। देखिए, अभी तक आपको यहाँ पर केवल कुई के निर्माण के बारे में बताया गया था और कुई के कार्य के बारे में बताया गया था कि कुई किस तरह से पानी एकत्रित करती है, किस तरह से उसमें पानी का जमाव होता है। और अभी हमने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो शायद आपके जहन में इस चैप्टर को शुरू करने से ही आ रही होगी, कि कुई का जो मुख होता है, कुई का जो व्यास होता है, जहां से कुई में एंटर किया जाता है या कुई से पानी निकाला जाता है, वो इतना छोटा क्यों होता है। तो ये इसके यहाँ पर 3 बड़े कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कि रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि कुई का व्यास जो है छोटा रखा जाता है। सबसे पहला तो यहाँ पर है कि अगर कुई में जो जमा रेत है वो पानी की बूंदों को बहुत धीरे धीरे रिसाती है, तो एक दिन में मुश्किल से कुई में 2 से 3 घड़े भर पाते हैं। और अगर कुई के तल पर अगर कुई के तल पर पानी की मात्रा कम होगी तो फिर, और कुई का व्यास बड़ा होगा, तो क्या होगा, पानी जो है वो फैल जाएगा ज्यादा जगह में और उससे पानी नहीं निकल पाएगा, पानी निकालना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी बहुत धीरे धीरे रिसता है। और छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। यदि कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटे चसड़ का प्रयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चसड़ के मुंह पर लोटे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चसड़ पानी से टकराता है और ऊपर वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इसी तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चसड़ अपना पूरा आकार ले लेता है। तो इस तरह से कुएं से पानी निकालने का काम किया जाता है। पिछले दौर में कुछ ऐसे गांवों के आसपास सड़कें निकलती हैं, ट्रक दौड़ते हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चसड़ी बनने लगी। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा होगा तो कुएं के भीतर पानी फैल जाएगा और बड़े व्यास का पानी को भाप बनकर उड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो अगर आप लोगों की समझ से देखा जाए, सबसे मेन कारण यही है कि कुएं का व्यास अगर बड़ा होगा तो इन क्षेत्रों में जो गर्मी पड़ती है, तेज गर्मी जो पड़ती है, उससे क्या होगा, अगर कुएं का व्यास बड़ा होगा तो पानी ज्यादा एरिया में फैलेगा और तेज गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि कुएं का पानी, क्योंकि केवल और केवल वही पीने योग्य पानी है, तो उसको ढककर रखना जरूरी है। और अक्सर क्या होता है कि जो छोटे मुंह वाले बर्तन होते हैं, छोटे मुंह वाला जो अगर घड़ा है, कुआं है, तो उसको ढक सकते हैं। तो यहाँ पर उनको ढकने के लिए, इसीलिए इन पर जो ढक्कन है आसानी से मिल जाते हैं, लकड़ी से बने हुए ढक्कन। कहीं कहीं पर खस की टटी की तरह या घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता है। जहां नई सड़कें निकलती हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोग आवक जावक भी बढ़ गई है, वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। और जहां पर बताया गया कि जहां पर
जो नई नई सड़कें अभी निकली हैं और बहुत सारे अपरिचित लोग हैं जिन्हें पता नहीं है, और जहाँ पर लोगों की आवक जावक भी ज्यादा है, यानी कि लोगों का आना जाना भी लगा रहता है, तो वहां पर इस अमृत जैसे मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगे हैं। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर लगाए जाते हैं। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फेरड़ी भी कहलाती है। फेरड़ी लोहे की दो भुजाओं पर लगती है, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद करके लगाई जाती है। इसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुई से पानी निकालना बहुत ही कठिन काम बन सकता है। तो अब यहाँ पर कुएं से पानी किस तरह से निकाला जाता है वो हमें बताया गया है। तो बिल्कुल एक तरीका है जिस तरह से हम कुएं से पानी निकालते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी कुएं का जो व्यास होता है, जो घेरा होता है, उस पर गरेड़ या चक्री या फेरड़ी लगाई जाती है, और ये लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, और या फिर ये लकड़ी के तने को काटकर उसके बीच में छेद करके भी लगाई जाती है, और जिसे हम ओड़ाक भी यहाँ पर कहते हैं इनकी भाषा में। तो ओड़ाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहां बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती है, यानी कि जो यहाँ पर जो चक्री लगाई जाती है, ये वजन खींचने में भी सुविधा इससे होती है, यानी कि भरी हुई जो बाल्टी होती है पानी की, वो आसानी से ऊपर निकल आती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसीलिए इसे पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिल जाती है। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के सामने बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हरेक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उसे पानी लेने का हक उसका अपना हक है, लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वहां गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा, और इस नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से नमी का बंटवारा। इसीलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्रों में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश रहता है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि देखिए, पानी बरसता है तो कुई जो है वहीं पे पता चल जाता है कि कुएं से कितना पानी निकलने वाला है, यानी कि वर्ष भर साल भर जो कुएं है उनमें कितना पानी भरेगा, क्योंकि नमी की जो मात्रा है वही तय कर चुकी होती है। वर्षा तय कर चुकी होती है कि इतनी वर्षा हुई है, जमीन में इतनी नमी है, और उसी से कुएं पानी साल भर भरेगी। तो वहां पर नई कुएं खोदने का अर्थ है कि उस कुएं के पानी से बंटवारा करना, क्योंकि अगर एक ही जगह पर दो कुइयां खोद दी जाए तो जमीन की नमी ही तो उन कुइयों में पानी ला रही है। तो अगर जमीन की नमी का बंटवारा हो जाए, दो कुइयां बन जाए, तो जाहिर सी बात है कि दोनों कुइयों में हमेशा कम पानी रहा करेगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर समाज और ग्राम का बड़ा अंकुश रहता है, और बहुत जरूरत पड़ने पर ही, कि हाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, तभी समाज के लिए समाज जो है नई कुई के लिए स्वीकृति देता है, यानी कि वहां पर नई कुई के लिए स्वीकृति लेना भी एक बहुत ही कठिन समस्या है। हर दिन सोने के आकार का अंडा देने वाली मुर्गी हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है यह कुई। देखिए, बहुत ही प्यारी पंक्ति यहाँ पर प्रयोग की गई है आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि ये कुई बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर प्रयोग होती है जैसे हर दिन एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी
की जो चिर परिचित कहानी है, जिससे आप पहले से वाकिफ हैं, जिससे आप पहले से जानते हैं, तो जमीन पर उसी कहानी को जमीन पर उतारती है ये कुई। यानी कि अगर आप रोज उसे संभाल कर रखोगे, उसकी सुरक्षा करोगे, उसको बहुत अच्छे से यूज करोगे, तो आपको रोज ये मीठा पानी देगी, स्वच्छ पानी देगी। लेकिन अगर आप खिलवाड़ करोगे वहां के आसपास की जमीन से, वहां पर और भी बहुत सारी कुइयां अगर आप खोद दोगे, तो किसी भी कुई में पानी नहीं आएगा। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसीलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है और तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदानों में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियां और रंभार की आवाज में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियों समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर अगले दिन कुइयां आराम करेंगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया मिट्टी नहीं है, लेकिन इसीलिए कुइयां भी पूरे राजस्थान में आपको नहीं मिलेंगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़ामेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण यहाँ गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां है। जैसलमेर जिले के पास एक गांव खड़ेरो की ढाणी में तो 120 कुइयां थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC यानी कि 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार करने के कारण ही आबाद है और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही है, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के अलग अलग नाम है। कहीं यह चारोली है, कहीं धाधड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रो बिल्लियों के नाम से भी यह जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। और इसी खड़ी के बल पर खारे के बीच मीठा पानी देने के लिए खड़ी है कुई। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही प्यारा चैप्टर था, बहुत सारी जानकारी इस पाठ ने हमें दी राजस्थान के बारे में, वहां के पानी के बारे में। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर राजस्थान की रजत बूंदें यहाँ पर कंप्लीट होता है और आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि हमें बहुत सारी नए शब्द, बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी नई बातें राजस्थान के बारे में, वहाँ के जल संचयन के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में जानने को मिली। तो ये पाठ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो हमारा पाठ कंप्लीट हो चुका है। आप इस के जो प्रश्न उत्तर हैं वो घर पर सॉल्व करने का प्रयास करें और हमारा जो सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।